नमस्कार, मैं विनय पांडे। आपने देखना शुरू कर दिया है मुनादी चौपाल। हम इसमें बात कर रहे हैं जादूगर आनंद जी से। आनंद जी का परिचय सिर्फ ये नहीं कि ये जादूगर हैं, सबसे बड़ा परिचय ये है कि ये ओशो रजनीश के एक समय साथी रहे हैं और उनके अध्यात्म को या उनके मेडिटेशन वाले जो एंगल हैं उनको आगे बढ़ाने में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो सबसे पहले हम आनंद जी का स्वागत करते हैं। आप ओशो रजनीश के साथ शुरुआती के दिनों में थे, कैसी थी ये यात्रा और फिर आपने उस मार्ग को कैसे छोड़ा? देखिए, मेरी जो उनके साथ की यात्रा थी वो अध्यात्म या सन्यास के लिए नहीं थी। मुझे हिप्नोटिज़म सीखना था, उनको ज्ञान था हिप्नोटिज़म का, तो उन्होंने मुझे वो ज्ञान दिया था। और फिर ऐसा होता है ना, वाइब्रेशंस मैच हो जाए तो किसी, हालांकि उम्र में मुझसे काफ़ी बड़े थे वो, लेकिन हमें वो एकदम मित्रवत थे। और कोई कोई आपको बहुत अच्छा लगता है, तो उस तरह का था। अच्छा, ज्ञान और नॉलेज तो उनका अब दुनिया मानती ही कि है, लेकिन उस समय भी कोपलें तो सब खिल चुकी थी। और पता नहीं क्यों मुझे भी बचपन से अध्यात्म से थोड़ा रुचि रही है। मतलब मैं 10-11 साल की उम्र तक कौन सा धर्म क्या कहता है वो सब मैं पढ़ चुका था। तो मुझे इंटरेस्टिंग भी लगता था, क्योंकि कुछ नई नई चीज़ें भी जानने के लिए मिलती थी। और मुझे लगता था कि इन्होंने मुझे ज्ञान दिया है हिप्नोटिज़म का, तो मुझे भी इनके हित में कुछ करके उसको रेसिप्रोकेट करना चाहिए मुझे। तो इस नाते मैं उनके साथ रहा। स्वामी आनंद परमहंस मुझे नाम दिया था उन्होंने। ओशो को लिटरेचर यदि आप पढ़ते हैं तो आप देखेंगे उसमें जगह जगह स्वामी आनंद परमहंस का नाम आएगा। कुछ एक किताबें हैं जो डेडिकेटेड टू जादूगर आनंद है, डेडिकेटेड स्वामी आनंद परमहंस है, ऐसा बहुत जगह है वो। तो स्वामी आनंद परमहंस जहाँ आप समझ जाइए मेरा ही विषय चल रहा है। इतना है कि मैंने बहुत सारी अच्छी चीज़ें देखी, फिर ये समझा कि जो, हालांकि उनका बहुत ज़्यादा वैसा नहीं था, लेकिन हर काम को करने का एक सिस्टम होता है। तो आध्यात्म और ये धर्म के नाम पे जो भी व्यवस्थाएं चल रही हैं उसमें किस तरह के आडंबर हैं, किन चीज़ों को कैसे इस्टेब्लिश किया जाता है, इन सब चीज़ों का ज्ञान और नॉलेज मुझे उनके साथ रहते हुए मिला। ऐसा नहीं कि मैं ब्राह्मण हूँ जात से, तो पैदाइशी मैं वो हूँ, आस्तिक हूँ और मानता हूँ चीज़ों को, तलाशता रहता हूँ और तराशता भी रहता हूँ जो मुझे लगता है कि उसको थोड़ा सा यहाँ पे इंटरप्रिटेशन गलत हो रहा है करके। लेकिन मेरी नियति जादूगर बनने की ही थी। पता नहीं क्यों, शायद पिछले जन्म में मैं कोई जादूगर रहा होऊंगा। बहुत सारी कुछ अपेक्षाएं उम्मीदें रह गई होंगी जो पूरी नहीं कर पाया। नहीं तो 7 साल की उम्र में एक बच्चा डिसाइड करता है कि वो जादूगर बनना चाहता है और 64-65 साल बाद आपसे बैठ के डिस्कस कर रहा है बतौर एक जादूगर के, यानी बीच में कोई विचलन नहीं हुआ किसी तरह का। तो उसको मैं डेस्टिनी ही कहूँगा, नियति ही कहूँगा। ओशो को लेकर के बहुत सारी बातें कही जाती हैं। ओशो की तुलना कई बार फ्राइड से की जाती है और दूसरे लोगों से भी की जाती है। आप उनको अपने शब्दों में कैसे डिफाइन करते हैं? देखिए, मेरे समझ में तो उन्होंने खाली व्याख्या की और उनका ये कहना था कि जैसे, मैं समझ रहा हूँ आप किस पक्ष पे जाना चाह रहे हैं और उसको इसलिए बहुत स्पष्ट मैं आपसे बताता हूँ। ये सब धारणाएं वहाँ से पैदा हुई है जहाँ पे उन्होंने लिखा था किताब द फ्रॉम सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस, संभोग से समाधि की ओर। उसके बाद से ये चीज़ें हुई कि यार एक ऐसा साधु है जो सेक्स के बारे में बात करता है। तो उनका कहना था कि जिन लोगों ने पढ़ी नहीं वो लोग सोचते हैं ऐसा। उसमें उनका कहना ये था कि जो सुपर कॉन्शियसनेस यानी समाधि की जो स्थिति होती है वो परम आनंददायी होती है। अब आपको कैसे समझाएं कि वो कौन सा आनंद है? जैसे मैं आपसे बोलूँ अद्भुत मिठाई है, तो आपको जो भी सबसे अच्छी लगती होगी आप पूछोगे क्या उससे भी अच्छी? क्या रबड़ी से एक उदाहरण मैं दूंगा तो आप थोड़े नज़दीक पहुंच पाओगे ना उसके। तो उन्होंने उदाहरण के लिए सेक्स के सुख का उदाहरण दिया था कि ये कुछ क्षणों का होता है, इसको आप घंटों में क्यों नहीं परिवर्तित करते हैं, दिनों में और महीनों में क्यों नहीं परिवर्तित करते हैं समाधि की ओर जाके। वो क्षण भर के लिए आप काहे के लिए इतने व्याकुल रहे थे? वो उदाहरण देके समझाना चाहते थे समाधि का महत्व। तो भाई लोग समाधि तो भूल गए, वो सेक्स में ही अटक गए सब। उनकी फ्राइड से तुलना ठीक नहीं है। नहीं, मतलब हर किसी को अधिकार है अपने एंगल से, दृष्टिकोण इसी को तो बोलते हैं। दृष्टि होना अलग बात है, दृष्टिकोण होना अलग बात है।
तो सबके कोण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मेरी समझ में वो बड़े निष्कलंक वो थे। खाली वो ये कहते थे कि आप बहुत सारे दबावों में, बहुत सारी वर्जनाओं में जो जी रहे हैं उसकी ज़रूरत नहीं है। कुछ छोटे मोटे से ऐसे हमारे सामाजिक व्यवस्था के कारण ऐसे बंधन हम पे लगा दिए गए हैं जो हमारे लिए बहुत अंदर अंदर बहुत बड़ा बोझ है, लेकिन उसके बगैर हम जी भी नहीं पाते हैं, फिर रह भी नहीं पाते हैं। क्या ये इसलिए भी है कि उन्होंने उस सब्जेक्ट को छुआ था जिसे हमारा समाज छूता नहीं है? क्यों नहीं छूता, लेकिन पूरे जीवन तो उसी के इर्द गिर्द घूमते हैं। आप पैदा भी तो उसी के माध्यम से हुए हो, और आपका जो पूरा जीवन है, मान लीजिए आपकी पत्नी के साथ असंतुलन है आपका सारी चीज़ों का, तो आपका पूरा जीवन असंतुलित हो गया ना। कितना महत्वपूर्ण विषय है जो हमारी लाइफ से कनेक्टेड है, लाइफ को इंस्पायर करता है, प्रमोट करता है, बैलेंस करता है, अलाइनमेंट क्रिएट करता है। और सबसे गंभीर और बुरी बात यह है कि इस विषय में कोई शिक्षा दीक्षा किसी को कहीं नहीं दी जाती। ट्रायल एंड एरर सिस्टम पे हर कोई अपने अपने एक्सपेरिमेंट करता है। नहीं तो होना चाहिए ना, लेकिन जो जीवन के हमारे आवश्यक अंग हैं, अब इसको कोई बदमाशी तो नहीं बोल सकता ना। आप क्या जानबूझ के कोई बदमाशी कर रहे हैं? मान लीजिए आपकी इस तरीके की नैसर्गिक इच्छाएँ, क्या लेटरिन जाना कोई बदमाशी, पेशाब करना कोई बदमाशी, सोना कोई बदमाशी? जो प्राकृतिक हम पे बंधन है, जो ऑब्लिगेशंस हैं, उसको तो हमारा शरीर फॉलो करने के लिए बाध्य है ना। सर अभी आपने ये भी कहा था जब पीसी का वक्त था, तो भारत में लोग वर्जनाओं में जी रहे हैं। मैं आपसे बताना चाहता था कि ये सब सारी जो हमारे नियम कायदे सिद्धांत बनाए गए हैं या धर्म बनाए गए हैं, ये उस समय और उस काल और उन व्यवस्थाओं के लिए उचित है। अब सारे कंसेप्ट बदल चुके हैं, बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारे परिवर्तन हैं, लाइफ स्टाइल बदल गई। मुझे ध्यान है जब मैं छोटा था, 15-16 साल का था, तो कोई लड़की मान लीजिए सुंदर दिखे तो मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं उसको 3 सेकंड या 4 सेकंड देख लूँ। ऐसे हवा ऐसे नज़र मारते 1 सेकंड देख के उसको याद करके खुश हो लेते थे, क्योंकि उसने यदि अपने अम्मा से बोल दी कि घूर रहा था आदमी तो मारेगी आके पकड़ के। और आज की तारीख में लड़के या लड़कियां एक दूसरे से पूछते हैं वुड यू लाइक टू स्पेंड दिस नाइट विद मी, अपरिचित लोग। अगला जवाब देता है नो थैंक्स आई एम बिजी टुडे, हाउ अबाउट टुमारो। अब कितना जो फ़र्क है। पहले आप देखिए इस तरीके से यदि किसी के साथ कोई रहे, जिसको आज लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं, अलाउ कर दिया है। हमारी नैतिकता ने भी समाज के अलाउ कर दिया है, कानून ने भी अलाउ कर दिया है, लेकिन है तो ये अनैतिक ही ना। हमारे धर्म और शास्त्रों के हिसाब से, रिवाजों के हिसाब से तो बिल्कुल ही अनैतिक है। लेकिन समय में जो भी परिवर्तन है उसमें एक लोच तो लानी पड़ेगी आपको, नहीं तो आदिम पाषाण युग में इंसान जी नहीं सकता है। तो ओशो का सिर्फ यही कहना था कि बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी बेमतलब की बातें हैं जो व्यर्थ में आपके जीवन पे बोझ बनी हुई हैं, उनसे थोड़ा सा मुक्त हो। जैसे जानवर होते हैं, उनमें तो कोई गिल्ट नहीं होता है ना इस तरीके के व्यवहार का, होता है क्या? नहीं। अब हमको क्योंकि व्यवस्थाएं हमारे संस्कारों में डाल दिया गया है, ये सही है, ये गलत है, तो ऐसा कुछ लोग ये बोलते हैं ना कि हमारे और जानवरों में फिर फ़र्क क्या है ना। बहुत सारा फ़र्क है। मैं जानवरों में भी आपने ध्यान नहीं दिया होगा, वो किसी के भी साथ संसर्ग में नहीं आते हैं। एक कुतिया को देखो, 15 कुत्ते पीछे घूमते हैं, एक सेलेक्ट करती है वो। ऐसा भी नहीं है कि सब फ्रीडम है तो मतलब कुछ भी अंदर गर्दी मची हुई है। एक व्यवस्था वहाँ भी है किसी न किसी तरीके की, लेकिन वो हथौड़े के साथ नहीं है। अपने स्वयं की इच्छा और पसंद नापसंद के ऊपर वो निर्भर है। सेल्फ रेगुलेटेड। हाँ नहीं, क्योंकि हर इंसान, मैं एक बात अच्छे से जानता हूँ, हर इंसान आखिरकार इंसान है, हर किसी में एक अंतरात्मा है ना। तो कुछ भी ऐसा करने से पहले जो उसकी अंतरात्मा के खिलाफ हो वो खुद ही रुक जाएगा, नहीं कर पाएगा, वो आगे जा ही नहीं सकता। वो जिसको अंतरात्मा उसकी स्वीकार करेगी सिर्फ वही काम वो करेगा। सर कहाँ ओशो, कहाँ ये जादू, कितना डिफरेंस है? नहीं तो इन दोनों का सीधे कोई संबंध भी नहीं है ना, और हमने कभी स्थापित किया है। इत्तेफाक की बात है, जैसे तरह तरह के हमने मेजर ध्यानचंद के साथ हॉकी खेली। अब आप बोलोगे हॉकी और जादू में क्या लेना देना है? इत्तेफाक है। कई फिल्मों में हमने काम किया है, डायरेक्शन दिया है। अब आप बोलोगे फिल्मों में जादू का क्या लेना देना है? तो अलग अलग पक्ष होते हैं ना इंसान के व्यक्तित्व के, किसी एक जगह में पूरी तरह सीमित नहीं हो जाता। मैं यही सोच रहा था सुबह से कि आप अगर रजनीश के साथ होते तो कहाँ होते? आज आप यहाँ हैं तो कहाँ हैं? नहीं तो मैं तो क्या, मैं अभी कोई गटर में नहीं हूँ, अच्छा खासा हूँ। सर मैं ऐसा नहीं अच्छा खासा हूँ मैं। एक बात दूसरी है, सबसे बड़ी बात यह है कि मान लीजिए मैं वहाँ रहा होता,
तो अब तक मैं उसका इतना ज़्यादा अभ्यस्त हो चुका होता कि मुझे कोई रोमांच नहीं होता देख के कि मैं इसी पोजीशन में हूँ। ऐसा हो जाता, आप अभ्यस्त हो जाते हैं, फिर आपको नॉर्मल लगने लगता है हैं? तो वैसे ही हो, मेरा भी हो गया होता। तो अभी जो मैं हूँ, मैं एकदम। तो ये सफलता का पैमाना कैसे तय किया जा सकता है लाइफ का? आपको कितना सेटिस्फेक्शन, आप कितने सेटिस्फाइड हैं जो कुछ भी आप कर रहे हैं, जहाँ भी कर रहे हैं, जितना भी कर रहे हैं, उससे आपकी संतोष की मात्रा कितनी है। और यदि आप मुची भी हैं, मान लीजिए मुची का काम कर रहे हैं और आप अपने काम से और अपने जीवन से संतुष्ट हैं, तो सफल हैं। सफलता का कोई पैमाना कोई समाज के मेजरमेंट पे नहीं डिपेंड करता है। कितना बैंक बैलेंस होना चाहिए, इतने लोगों को जानना चाहिए, आपको पद्मश्री मिलना चाहिए, तब आप सफल व्यक्ति हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं।